Everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में पहले भी कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने, जानेंगे फिर से न्यूज में आया तो। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट आरटीआई एप्लीकेशन, ओनली 329 claims out of 647 claim filed for the accident insurance cover provided to bank account holder under the प्रधानमंत्री जन धन योजना have been settled in the past 2 financial year। एक रिसेंट आरटीआई एप्लीकेशन के अनुसार सिर्फ 329 क्लेम्स है आउट ऑफ 647 क्लेम में, जिसको कि फाइल किया गया था एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को लेके बैंक अकाउंट होल्डर के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत इसको सेटल किया गया है पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर पे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जान ले, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट एम टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, नेमली बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस एंड पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। इसका मकसद है इंश्योर करना एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस का, नेमली जैसे कि बेसिक सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट हो गया, रेमिटेंस हो गया, क्रेडिट इंश्योरेंस और पेंशन हो गया, एक अफोर्डेबल मैनर पे। बेनिफिट क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना का? तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मेंटेन करने का मिनिमम बैलेंस को प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट में। इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं आप अपने डिपॉजिट में प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट में। रुपए डेबिट कार्ड जो है ये दिया जाता है इस अकाउंट होल्डर को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है अप टू ₹10,000 का ये एलिजिबल है अकाउंट होल्डर के लिए, यानी 10,000 तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस फैसिलिटी अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो इंश्योरेंस फैसिलिटी की बात कही गई है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, तो अकाउंट होल्डर आर एलिजिबल फॉर 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर। जो अकाउंट होल्डर है वो एलिजिबल है 2 टाइप के इंश्योरेंस कवर के लिए। कौन कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है 2 लाख का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ₹2 लाख का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। प्रीमियम ऑफ ₹330 पर एनम एंड ₹12 पर एनम रेस्पेक्टिवली। और जो प्रीमियम है ₹330 पर एनम का लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए और ₹12 पर एनम का है आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर के लिए। मोर देन 50% ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर आर वुमेन, और 50% है अधिक जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर वो वुमेन है। कोई भी प्रीमियम जो चार्ज नहीं किया जाता है अकाउंट होल्डर से एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के लिए डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के दौरान। टू अवेल ऑफ द इंश्योरेंस द बेनिफिशियरी मस्ट हैव परफॉर्म एटलीस्ट 1 सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन विद इन देयर डेबिट कार्ड 90 days प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। और इस इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने के लिए जो बेनिफिशियरी है उनको कम से कम एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करना होगा अपने डेबिट कार्ड से 90 days प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब एक्सीडेंट होने के 90 days पहले तक में एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होना चाहिए उनके डेबिट कार्ड से, तभी आप एलिजिबल होंगे। चैलेंज टू प्रधानमंत्री जन धन योजना, क्या चैलेंज इसको लेके? तो सबसे पहले तो अवेयरनेस की कमी है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्स भी लिमिटेड है, और जो डिपेंडेंस है कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर। अदर इनिशिएटिव टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इसके अलावा जो इनिशिएटिव है ताकि इंक्रीज किया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत में, तो डिजिटल आइडेंटिटी आधार हो गया, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NCFE, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, और प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। ये कुछ और इनिशिएटिव के नाम थे जो कि इंक्रीज कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गम अरेबिक, तो हम जानेंगे इसके बारे में। सुडान इरप्शन इनटू कॉन्फ्लिक्ट हैज अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ गम अरेबिक अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सुडान में कॉन्फ्लिक्ट फिर से इरप्ट हुआ, इसके कारण इफेक्ट हो रहा है जो सप्लाई आपका गम अरेबिक का पूरे विश्व में। Gum arabic is a natural gum derived from the hardened shape of 2 species of the acacia tree, Singalia senegal and Vaccalia sayal। गम अरेबिक जो है आपका ये एक नेचुरल गम है जिसको डिराइव किया जाता है हार्डन शेप से 2 स्पीसीज जो है आपका अकाया ट्री के। कौन कौन से 2 स्पीसीज? तो सेनिगेलिया सेनिगल और वेकेलिया सेयल से। द गम इज हार्वेस्टेड कमर्शियली फ्रॉम वाइल्ड ट्री मोस्टली इन सुडान 80% एंड थ्रू आउट द साहेल फ्रॉम सेनेगल टू सोमालिया। इस गम को हार्वेस्ट किया जाता है कमर्शियली वाइल्ड ट्री से, ज्यादातर सुडान से 80% होता है, और थ्रू आउट साहेल रीजन से सेनेगल से सोमालिया तक से बाकी। गम अरेबिक फर्स्ट फाउंड इस वे टू यूरोप वाया अरेबिक पोर्ट, हेंस द नेम। गम अरेबिक जो है पहली बार पाया गया था अपने यूरोप के रास्ता को अरेबिक पोर्ट के माध्यम से, इस कारण इसका नाम पड़ा गम अरेबिक। इट इज soluble in water, edible and used primarily in the food industry and soft drink industry as a stabilizer। ये soluble है वाटर पे, एडिबल है और उपयोग किया जाता है मेनली फूड इंडस्ट्री पे या सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एक स्टेबलाइजर के तौर पे। ऑल्सो यूज इन प्रिंटिंग, पेंट, ग्लू, कॉस्मेटिक एंड विस्कोसिटी कंट्रोल इन इंक्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसका उपयोग प्रिंटिंग, पेंट, ग्लू, कॉस्मेटिक, विस्कोसिटी कंट्रोल के लिए इंक या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है।
ये आप देख सकते हैं जो रीजन की बात कही गई थी जहाँ पे ये होता है, तो ये आपका साहेल रीजन दिखाया गया है यहाँ मैप में अफ्रीका का। तो साहेल रीजन में कौन कौन से कंट्री आते हैं ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो मॉरिसियाना, माली, नाइजीरिया, नाइजर, साथ सूडान, तो ये आपको याद होना चाहिए। और नीचे आप देख सकते हैं जो स्नेगल वाला एरिया की बात कही गई थी, तो ये क्या है, मैथ बैच क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल सर्विस एक्ट। तो हम जानेंगे डिजिटल सर्विस एक्ट के बारे में। यूरोपियन कमीशन अडॉप्टेड फर्स्ट डेजिग्नेशन डिजिटल अंडर द डिजिटल सर्विस एक्ट। जो यूरोपियन कमीशन है इन्होंने अडॉप्ट किया है पहला डेजिग्नेटेड डिसीजन को डिजिटल सर्विस एक्ट के अंतर्गत। क्या की फीचर्स है डिजिटल सर्विस एक्ट का हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे डिजिटल सर्विस एक्ट होता क्या है। तो ये सेट है कॉमन रूल्स का इंटरमीडिएटरी ऑब्लिगेशन और अकाउंटेबिलिटी को लेकर सिंगल मार्केट के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है डिजिटल सर्विस एक्ट का, टू टाइटली रेगुलेट द वे इंटरमीडिएटरी स्पेशली लार्ज प्लेटफॉर्म सच एज गूगल, फेसबुक एंड यूट्यूब फंक्शन व्हेन इट कम्स टू मॉडरेटिंग यूजर कंटेंट। ये टाइटली रेगुलेट करेगा जिस तरीके से जो आपका इंटरमीडिएटरीज है स्पेशली लार्ज प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब फंक्शन करता है जब ये मॉडरेट करता है यूजर के कंटेंट को। तो फास्टर रिमूवल एंड प्रोविजन, इसमें फास्टर रिमूवल और प्रोविजन की बात कही गई है। सोशल मीडिया कंपनी विल हैव टू ऐड न्यू प्रोसीड्यूर फॉर फास्टर रिमूवल ऑफ कंटेंट डीम्ड इलीगल और हार्मफुल। They will also have to explain the user how this content takedown policy work. DSA also allow user to take down decision taken by platform and seek out of court settlement. और जो सोशल मीडिया कंपनी है उनको ऐड करना होगा नए प्रोसीड्यूर को फास्टर रिमूवल के लिए कंटेंट का जो कि इलीगल या हार्मफुल होंगे, और उनको एक्सप्लेन करना होगा यूजर को क्योंकि उनका कंटेंट को हटाया गया है। जो डीएसए है वो अलाउ करता है यूजर को कि वो चैलेंज कर सकते हैं जो टेक डाउन डिसीजन लिया गया है उनके खिलाफ, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वीएलओपी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ेगा वीएलओपी के लिए। ये जो लॉ है ये अवॉइड करता है वन साइड फिट ऑल अप्रोच को और प्लेस करता है इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी को बिग टेक कंपनी के ऊपर। Under DSA, very large online platform and very large online search engine that is platform having more than 45 million user in European Union will have more stringent requirement. और डिजिटल सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन है जो कि प्लेटफॉर्म है जहां पे मोर देन 45 मिलियन यूजर है यूरोपियन यूनियन पे, उनको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। डायरेक्ट सुपरविजन बाय यूरोपियन कमीशन, और इसको डायरेक्ट सुपरवाइज किया जाएगा यूरोपियन कमीशन के द्वारा। यूरोपियन कमीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रली सुपरवाइजिंग दिस रिक्वायरमेंट एंड देयर इन्फोर्समेंट्स। जो यूरोपियन कमीशन होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सेंट्रली सुपरवाइज करने के लिए इस रिक्वायरमेंट को और इसके इन्फोर्समेंट के लिए। मोर ट्रांसपेरेंसी ऑन एल्गोरिथम, और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगा एल्गोरिथम को लेके। जो वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन, ये ट्रांसपेरेंसी मेजर्स स्क्रूटिनी करेगा किस तरीके से एल्गोरिथम काम कर रहा है, साथ तक सिस्टमिक रिस्क एनालाइज करेगा, रिड्यूस करेगा ड्राइव अकाउंटेबिलिटी को सोशल इंपैक्ट को लेके जो प्रोडक्ट का हो रहा है। क्लियर आइडेंटिफायर फॉर एड, ये क्लियर आइडेंटिफाई करेगा एड को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो इंश्योर करेंगे कि यूजर जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए एडवर्टाइजमेंट को और समझ सके कि कौन प्रेजेंट कर रहा है वो पे कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए। दे मस्ट नॉट डिस्प्ले पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग डायरेक्टेड टुवर्ड माइनर और बेस्ड ऑन सेंसिटिव पर्सनल डाटा, और वो नहीं डिस्प्ले करेंगे पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग को जो कि डायरेक्टेड होंगे माइनर को लेके या वो बेस्ड ऑन सेंसिटिव पर्सनल डाटा को लेके, ये डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जानेंगे सीडीएससीओ के बारे में। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ had issued an alert listing 48 commonly used medicine as they fill the latest drug safety alert issued by the drug regulator. तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है सीडीएससीओ, उन्होंने एक अलर्ट इश्यू किया है, लिस्ट किया 48 कॉमनली यूज मेडिसिन को लेके कि ये फेल किए हैं जो लेटेस्ट ड्रग सेफ्टी अलर्ट इश्यू था ड्रग रेगुलेटर के द्वारा उस पर। सीडीएससीओ Central Drug Standard Control Organization CDSCO headquartered in New Delhi in India, National Regulatory Body for Cosmetic, Pharmaceutical and Medical Device। ये जो आपका है ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये भारत का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका, रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल। ये रेगुलेटरी कंट्रोल करता है इंपोर्ट को लेकर ड्रग का, अप्रूवल को लेकर न्यू ड्रग्स के लिए और क्लिनिकल ट्रायल के लिए। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इनेबलिंग लेजिस्लेशन कौन सा है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है 1945 का, वो इसके लिए काम करता है लेजिस्लेशन। मेन फंक्शन क्या है इसका, अप्रूवल ऑफ ड्रग, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर ड्रग,
control over the quality of imported drug, coordinating the activity of state DCO by providing expert advice, approval of certain license and central licensing approval authority. ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ स्टेट रेगुलेटर, इनका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट रेगुलेटर के साथ. ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल ड्रग सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, वैक्सीन एक्सेट्रा. ये ग्रांट करता है लाइसेंस को कुछ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल ड्रग के लिए, जैसे कि ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट या वैक्सीन के लिए. CDSCO इज हेडेड बाय द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, और जो आपका CDSCO है इसको हेड किया जाता है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर. तो जो इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर है इसके बारे में हम जानेंगे. पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम विल क्रिएट इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर. इंडिया यूनाइटेड किंगडम जो है ये क्रिएट करेंगे इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को. इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का पर्पज क्या है? टू ब्रिंग स्टेक होल्डर फ्रॉम बोथ कंट्री टुगेदर टू वर्क इन सम ऑफ द फोकस एरिया इंक्लूडिंग डिकार्बोनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ग्रीन हाइड्रोजन एज ए रिन्यूएबल सोर्स. ये जो है लाएगा स्टेक होल्डर को दोनों कंट्री का एक साथ, ताकि वो काम करे कुछ फोकस एरिया के ऊपर, जो कि इंक्लूड करेगा डिकार्बोनाइजेशन को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल सोर्सेस के तौर पे. कब अनाउंस किया गया? इसको अनाउंस किया गया इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल मीटिंग के दौरान. अदर इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड यूके, इसके अलावा जो इनिशिएटिव है भारत और यूके के बीच में, तो यूके इंटरनेशनल साइंस पार्टनरशिप फंड, न्यूटन भाभा फंड, यूके इंडिया साइंटिफिक डीप सी वॉयज फॉर कैरिंग आउट साइंटिफिक स्टडी एंड स्पेस पार्क मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इंडिया यूके न्यूट्रॉन स्कैटरिंग वर्कशॉप, इंडिया यूके ISIS प्रोजेक्ट फॉर न्यूट्रॉन एंड म्यून साइंस, यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप 2018. तो जो और इनिशिएटिव था इंडिया और यूके के बीच में, तो आपने देखा यूके इंटरनेशनल साइंस पार्टनरशिप फंड हो गया, यूके इंडिया साइंटिफिक डीप सी वॉयज हो गया, स्पेस पार्क हो गया, फिर इंडिया यूके न्यूट्रॉन स्कैटरिंग वर्कशॉप हो गया, इंडिया यूके ISIS प्रोजेक्ट हो गया, यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग, CCOSW. हम जानेंगे कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग के बारे में. इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू क्रिएट कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग टू असिस्ट इट्स फॉर्मेशन इन डीलिंग विद साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंज पोज्ड बाय एडवर्सरी. इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि वो क्रिएट करेंगे कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग को, ताकि वो मदद करे फॉर्मेशन में और डील करने में साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेस को, जो कि खतरा बना हुआ है. CCOSW कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग, इसका पर्पज क्या है? टू असिस्ट आर्मी फॉर्मेशन इन टेकिंग अप साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंज एंड सेफगार्ड नेटवर्क. ये मदद करेगा आर्मी फॉर्मेशन को कि वो साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करे और सेफगार्ड नेटवर्क का उपयोग करे. गोल क्या है? इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस लेवल इन द साइबर स्पेस डोमेन, कि बढ़ाया जाए जो तैयारी है हमारा साइबर स्पेस डोमेन में, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए. फंक्शन कैसे कर रहा है? हेल्प आर्मी फॉर्मेशन इन एड्रेसिंग साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंज पोज्ड बाय एडवर्सरी. The lead directorate and test batch formation will facilitate the absorption of niche technology and improve the exploitation of futuristic technology across the army. ये मदद करेगा आर्मी फॉर्मेशन को एड्रेस करने में साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेस को, जो कि पोस्ट किया गया एडवर्सरी के द्वारा. जो लीड डायरेक्टरेट एंड टेस्ट बैच फॉर्मेशन है, ये मदद करेगा फैसिलिटेट करने में एब्जॉर्प्शन में को निश टेक्नोलॉजी का, और इम्प्रूव करेगा एक्सप्लॉइटेशन को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए अक्रॉस आर्मी में. चैलेंजेस जिसकी बात कही गई है, तो जो एडवर्सरी एक्सपेंशन है साइबर वारफेयर कंपेटेबिलिटी का, साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इलिटरेसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेंड स्टाफ. ये सारे चैलेंजेस है जिसको कि एड्रेस करने की आवश्यकता है. अदर इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया, इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया भारत के द्वारा, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, फ्रेमवर्क फॉर इनहेंस साइबर सिक्योरिटी, ट्राई सर्विस डिफेंस साइबर एजेंसी, सेटिंग अप ऑफ CERT इन एंड नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. ये कुछ और इनिशिएटिव है जो कि भारत गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है ताकि टैकल किया जा सके साइबर चैलेंजेस को. इनिशिएटिव टेकन बाय अदर कंट्रीज फॉर साइबर वेयरफेयर, और जो इनिशिएटिव लिया गया है दूसरे कंट्री के द्वारा साइबर वेयरफेयर को ध्यान में रखते हुए, तो यूएस साइबर कमांड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009, फ्रांस adopted a national cyber security strategy in 2015, China strategic support force in 2015, रसिया GRU और इजराइल यूनिट 8200. तो यूएस साइबर कमांड को इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में, फ्रांस ने अडॉप्ट किया था नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को 2015 में, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है 2015 का, रशियन GRU और इजराइल यूनिट 8200 जो है, ये सारे कुछ इनिशिएटिव है जो कि लिए गए हैं अदर कंट्रीज के द्वारा साइबर वेयरफेयर को ध्यान में रखते हुए. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.